गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने 14.4 जो है उसको रिवाइज करना शुरू कर दिया है। बाकी हमने इसमें 6 चैप्टर कर लिया है, 8 भी लगभग कर लिया है, और अब 14 भी हमारा आज खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरू। बात करें तो इसके बारे में हमने पिछले क्लास में भी बात की थी। आपको जो है वो 14th चैप्टर में 2-3 चीजें आ सकती है, चाहे वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो, चाहे वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो, चाहे वो 5 मार्क्स का हो। तो कैसा क्वेश्चन आएगा 14.4 से अगर आना होगा तो, कि या तो आपको क्वेश्चन आएगा कि आप मीन फाइंड कीजिए, या तो आपको क्वेश्चन आएगा आप मोड फाइंड कीजिए, या तो आपको क्वेश्चन आएगा कि आप मीडियन फाइंड कीजिए। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि मीन क्या होता है। मीन एक तरह का एवरेज होता है। एवरेज मतलब जितनी भी आपको ऑब्जर्वेशंस दी हुई होंगी उनको आपने जोड़ना है। इसे हम कह सकते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन मैं इसको शॉर्ट फॉर्म यहां लिख रही हूं, और अपॉन में नंबर, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जो भी उनका टोटल नंबर होगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन में किसी को कोई डाउट है तो अभी के अभी बच्चों आप मुझसे पूछ लीजिए, कोई डाउट नहीं है तो आप वाई टाइप कर सकते हैं। मोड की बात करें तो मोड आप मुझे बताएंगे, मोड हम किसे कहते हैं? किसी भी डेटा के लिए मोड क्या होता है? जो नंबर सबसे ज्यादा बार आता है। ठीक है, जो आपके पास मैक्सिमम होगा। ठीक है, जो भी नंबर आपके पास मैक्सिमम आपको नजर आ रहा होगा उसको हम कहते हैं कि वो इस डेटा के लिए मोड का काम कर रहा है। ये दोनों हमने काफी अच्छे से कर लिए थे। थोड़े से हम कंफ्यूज हो गए थे मीडियन में, कि मीडियन, वैसे तो मीडियन ये कहता है कि आपका जो डेटा है उसकी सबसे मिडल टर्म, सबसे बीच वाली टर्म ढूंढ के निकालो। ठीक है, लेकिन मीडियन जब हमने फाइंड करना है तो मीडियम को फाइंड करना थोड़ा सा अलग है। इसके यहाँ पे 2 केसेस आ जाते हैं। पहला केस होता है कि जब आपकी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर ऑड होंगी तो क्या करना है, और नंबर 2 आता है जब आपकी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर इवन होंगी तो क्या करना है। ठीक है, तो अगर आपको कभी भी ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन दे दी जाए जिसका जो है वो सम कितना, जो जिसका नंबर कितना है, इवन है, इवन नंबर हमें पता है 2, 4, 6, 8 वगैरह वगैरह वैसे होते हैं। ठीक है, तो अगर आप पहला क्वेश्चन देखें तो पहले क्वेश्चन के लिए आपका जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो 10 है, मतलब कि इवन है। और बात करें क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपकी जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो ऑड है, मतलब कि 15 है। ठीक है, तो यहाँ पर अब 2 केसेस आते हैं कि कैसे कैसे हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो जब भी आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड हुआ करेंगी तो बिल्कुल सिंपल है। देखो, अगर आपने पिछली क्लास में फॉर्मूला लिखा था उसको मिटा के या फिर उसी को रिप्लेस करके एक नया फॉर्मूला लिख लीजिए। ठीक है, जो है n+1 होल अपॉन 2, और उसके सिर पे लगाएंगे हम th। ठीक है, n+1 होल अपॉन में 2। एक मिनट, ठीक है, ये सब मैंने नोट डाउन कर लिया। यहाँ पर n+1 उसके होल में 2 है। ठीक है, मतलब पूरे के। और अगर हम बात करें इवन की, तो इवन का फॉर्मूला भी कुछ कुछ ऐसा ही था। तो इसमें क्या फॉर्मूला होता है, सबसे पहले n/2 निकालिए, n/2 th, और उसके बाद n/2 +1 निकालिए। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर डिफरेंस क्या आ गया, डिफरेंस ये आ गया कि ये यहाँ पे हमने इसके होल में अपॉन 2 किया था, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पहले n/2 निकाल रहे हैं। जो भी टर्म आ जाएगी उसमें हम 1 ऐड करके एक और टर्म निकालेंगे। जिस बच्चे को इसमें और इसमें डिफरेंस समझ आ गया वो वाई टाइप करेंगे, जिनको इन दोनों में डिफरेंस नहीं दिख रहा वो मुझे फिर से पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको समझ आ गया डिफरेंस क्या है तो वाई टाइप कीजिए, कोई डाउट है तो अभी के भी पूछ लीजिए इन दोनों में, इसमें कि ये क्या लिखा गया है और ये क्या लिखा गया है। ठीक है, अगर डाउट है तो पूछ लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। दोबारा बता दो, ठीक है, मैं दोबारा आपको बताती हूँ। देखो, सबसे पहली चीज, अगर आपकी ऑब्जर्वेशन जो है उनका नंबर ऑड हो, जैसे कि यहाँ लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि 15 स्टूडेंट्स का डेटा आपको गिवन है। ठीक है, और आपको यहाँ पर ऊपर लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि 10 मैचेस का डेटा आपको गिवन है। तो हम कहेंगे पहले क्वेश्चन के लिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है, दूसरे क्वेश्चन के लिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है। तो जब हमने इस केस में मीडियन निकालना होगा तो मीडियन निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पता होनी चाहिए ऑड है कि इवन है, क्योंकि अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड होंगी तो ये फॉर्मूला यूज होगा, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन होंगी तो
कुछ ऐसा करेंगे, ठीक है। तो अगर आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है, मतलब मान लीजिए 15 है, तो आप क्या करेंगे, n+1 अपॉन में 2 करेंगे। अब ये n क्या है, तो n है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। n यहाँ पे किसको डिनोट कर रहा है, n यहाँ पे डिनोट कर रहा है जितनी आपकी ऑब्जर्वेशन है। जैसे कि बताइए दूसरे क्वेश्चन के लिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या फिर n की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए, 15। 15, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा है, मैंने यहां भी लिखा है, तो इसके लिए जो है n है वो 15 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे n+1 करेंगे और उसके अपॉन में 2 करेंगे। मतलब कि n अगर 15 है तो 15 में +1 करो और उसके होल अपॉन में 2 करो। इट मींस 15 में पहले 1 को ऐड कीजिए तो आ जाएगा 16 अपॉन में 2, तो 2 8 जा 16, 8th ऐसा कुछ हमारे यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। 8th करके 8 नहीं आएगा आंसर, 8th हमारा आंसर है। अब ये 8th क्या है इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पर अभी मैंने इतना बताया कि इसको सॉल्व कैसे करना है। पहले दोनों को ऐड करो उसके बाद ही डिवाइड करना। कभी भी ऐसा मत करना कि पहले 2 से इसको डिवाइड कर दे, क्योंकि नहीं हो सकता, हमने पढ़ रखा है अगर ऊपर की जो चीजें हैं वो आपस में ऐड कर रही हैं तो ऐसे ऐसे करके इनको नहीं काटा जा सकता, ठीक है। इसलिए आप क्या करेंगे, पहले ऐड कर लेंगे फिर 2 से इसको कैंसिल आउट कर लेंगे। तो अभी इसमें कोई डाउट, इस वाले में कोई डाउट है किसी को तो पूछ लीजिए, ठीक है। नो मैम। ठीक है, तो आगे देखते हैं अब इवन वाले में क्या करना है। इवन वाले में आपको 2 चीजें निकालनी पड़ेगी। अब इसको याद करने के लिए ट्रिक तो बस अभी फटाफट से माइंड में आई, वही ट्रिक बना लेना कि जो इवन नंबर है वो 2 से स्टार्ट होते हैं, तो जब मीडियन निकालना हो इवन ऑब्जर्वेशंस का तो 2 चीजें पहले निकालनी पड़ेंगी। ट्रिक ये है कि अगर इवन नंबर स्टार्ट हो रहे हैं 2 से तो मीडियन निकालने के लिए इवन ऑब्जर्वेशंस के लिए 2 चीजें आपको फाइंड करनी है। पहले आप फाइंड करेंगे n/2। n क्या है यहाँ पर, n यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 10 थी, लिखा है क्वेश्चन में, आप देख लीजिए चाहे तो क्रॉस चेक कर लो, बुक में लिखा है, ठीक है। यस मैम 10 है। हम करेंगे 10/2 और यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। और ये अब इसे कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पर इसको 10/2 अलग से लिखिए और 1 ऐसे अलग से ऐड कीजिए। ऊपर वाले में हमने क्या किया, पहले ऐड किया फिर काटा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, पहले काट देंगे फिर ऐड करेंगे, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इवन है मतलब 2 चीजें निकालनी पड़ेगी, पहले n/2th और n/2 + 1th। इवन वाले में गलती से भी ऐसे मत लिख देना, जो कि हमने पिछली क्लास में शायद कहा था, कुछ तो गड़बड़ हुई थी, है ना। तो ऐसे मत लिख देना इवन वाले में। इवन वाले में आपने जो है वो n/2 को अलग लिखना है और 1 को उसमें बाद में ऐड करना है डिवाइड करने के बाद। जैसे कि 10 में से 2 इसको डिवाइड कीजिए तो 5 ये आ जाएगा 5th, ठीक है। 2 5 जा 10 और ये भी आ जाएगा 2 5 जा 10। 5 में प्लस कर दो 1 तो आ जाएगा 6th, मतलब ये 5th और 6th ये आपके पास क्या आ गया, आंसर नहीं है, बस कुछ निकल के आया। क्या निकल के आया वो जब क्वेश्चन करेंगे तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। अभी बताइए यहां तक सिर्फ मीडियन में इवन ऑड केस में कोई भी किसी को दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। नहीं है, चलिए अभी करते हैं इसके जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन। और ये इवन ऑड तो अच्छा कोई नोट कर रहे थे अगर तो नोट कर लीजिए। देखो जो पिछली क्लास में नोट किया था उसको मिटा दो, वो अभी किसी काम का नहीं है। ये है इंपॉर्टेंट, ये हमने यहाँ पे अच्छे से लिख लिया है अब इस बार, ठीक है। तो अगर आपने ऐसा सोचा कि पिछली क्लास में तो नोट किया था तो वो आपके अभी किसी काम का नहीं है, इसको आप शुरू से नोट डाउन कीजिए, ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं है 15 और 10, ये बस ऑड इवन लिख लो और इतना लिख लो तो वही काफी है, ठीक है। इवन के लिए बाद थोड़ी जगह छोड़ देना, क्योंकि इवन के बाद हम और भी कुछ लिखने वाले हैं कि कैसे सॉल्व करना है। ये टीएच क्या है ये भी सीखेंगे, तो अभी के लिए बस इतना ही लिखो। फॉर्मूला लिख लो कि ऑड ऑब्जर्वेशन होंगी तो ये ऊपर वाला लगाया जाएगा, इवन होंगी तो इवन ऑब्जर्वेशन है, इवन नंबर 2 से शुरू होते हैं तो 2 चीजें हमें जो है वो फाइंड करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो अभी के लिए इसको मिटा देते हैं। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो अब इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं सवाल की तरफ। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो है ये मीडियन निकालने का सेकंड स्टेप है। मीडियन निकालने के लिए जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि अपने डेटा को अरेंज कीजिए असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। किसमें आपने इसको ऐड रीअरेंज करना है, तो असेंडिंग ऑर्डर में पहले अपने डेटा को लिखिए, उसके बाद ही आप मीडियन निकालने के लिए इन प्रोसेस का, इस फॉर्मूले का या इस फॉर्मूले का यूज करेंगे।
करेंगे, पहले सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा। असेंडिंग ऑर्डर मींस छोटे नंबर से बड़े नंबर तक जाना है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर होता है छोटे से बड़ा, ठीक है। तो बस इतना था इसमें समझने वाली बात। अब जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया था। फर्स्ट क्वेश्चन का चलिए मीडियन निकाल लेते हैं पहले तो, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का देखो मीन और मोड हमने पिछली क्लास में निकाल लिया था, अब निकालते हैं मीडियन। तो मीडियन निकालना है तो इट मींस हमें अपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। तो आप चाहे तो एग्जाम में मेंशन कर लेना कि असेंडिंग ऑर्डर में डेटा जो भी है, ठीक है। सबसे पहले 0 है, 1 है, 2 है, कितनी कितनी बार है देख लेना। यहाँ पे सभी एक एक बार थे तो मैंने एक एक बार लिख दिए। 3 मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि 3 जो है वो 4 बार है, तो उसको ऐसे 4 बार लिख लो। 4 यहाँ पे 2 बार है और 1 बार है। 5, अगर आपको लगता है कि आपका ये असेंडिंग ऑर्डर ठीक है या कोई भी टर्म इसमें मिस नहीं हुई तो इसको काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 आ गई। 10 ही थी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और ये भी पूरी की पूरी 10 ही है, तो इट मींस हमने कोई भी गड़बड़ अभी के लिए नहीं की, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर कितनी थी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर थी आपके पास 10। 10 मतलब कि ऑड या इवन, बताइए 10 कैसा नंबर है, इवन है या ऑड है? गुड इवनिंग बेटा, इवन है, बिल्कुल सही। अगर ये इवन है तो हमें मीडियन निकालने के लिए कितनी चीजें निकालनी होंगी, 1 या 2? एक लिखा है आपने, नजर एक मिनट। एक नहीं, देखो इवन नंबर 2 से शुरू होते हैं ना, तो 2 चीजें निकालनी है, ठीक है। तो करते हैं शुरू। पहले हम निकालेंगे कि n/2 th क्या है, ये होती है, चलो पहले कर लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। पहले ये निकालना है, फिर n/2 + 1 ये निकालना है, ठीक है। चलिए, तो n यहाँ पर 10 है, 10/2 करेंगे, कॉमा यहाँ पर n 10 है, 10/2 करेंगे, उसमें बाद में ऐड कर देंगे 1 को, तो ये आ गया आपके पास 5th और ये आ गया आपके पास 6th, ठीक है। तो ये 5th और 6th क्या है, तो एक्चुअल में ये जो है ये टर्म्स हैं, ये नंबर नहीं है। गलती से भी ऐसा मत करना कि आपने मीडियन निकाला और लिख दिया कि 5 मेरा मीडियन है या 6 मेरा मीडियन है, जो कि बिल्कुल ही गलत होगा, ऐसा नहीं हो सकता। क्या इसमें है, ये टर्म्स हैं। अब आपने देखना है कि 5th टर्म और 6th टर्म, या फिर इसको आप सोच लो कि ये प्लेसेस है, ये जगह है कि यहाँ पर 10 ऑब्जर्वेशंस थी, ठीक है। इन 10 ऑब्जर्वेशन में से 5th प्लेस पर कौन सा नंबर है और 6th प्लेस पर कौन सा नंबर है, उनको ढूंढिए। तो मैंने देखा, अगर मैं यहाँ से काउंट करूं तो पहले पोजीशन पे 0 है, सेकंड पे 1, थर्ड पे 2, फोर्थ पे 3, फिफ्थ पे 3, तो 5th पोजीशन पर 3 है और 6th पोजीशन पर भी 3 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों का मीन निकालेंगे, मीन कह दो, सॉरी एवरेज निकालेंगे। सेम वही चीज, पहले तो लिख दो, पहले तो यहाँ पे लिख दो कि जो हमारी 5th टर्म है वो हमारी है 3 और जो हमारी 6th टर्म है वो भी हमारी है 3। अब क्या करेंगे हम, 5th टर्म में 6th टर्म को ऐड करके उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका मीडियन निकल जाएगा, ठीक है। तो 5th टर्म 3 है, 6th टर्म भी 3 है, अपॉन में 2 है, 3 + 3 होता है 6, अपॉन में 2, 2 से काट दीजिए, 2 3 जा। बिलोली के खाने में बोली हो हम 6 बजे बिलोला शाम माँ की डालवाड़ी थोड़ी कर आजे मुँह कैसे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। हमने क्या किया, यहाँ पर काट दिया इनको, पहले 3 में 3 जोड़ दिया, फिर अपॉन में 2 और फिर 6, 3 × 3 6 होता है, तो यहाँ पे 6/2 आ गया और 2 × 2 2 3 6, तो 3 आपका जो है वो मीडियन अब आ चुका है, ठीक है। तो इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, बस स्टेप्स फॉलो करने हैं। ये आपका फॉर्मूला था, फॉर्मूले से पहले आपने टर्म्स निकाल ली, फिर देखना कि उन टर्म्स पे कौन सा नंबर बैठा है, यहां से मीडियन निकलेगा, ठीक है। 5th 5 और 6 को मत मान लेना अपना आंसर, 5th टर्म पे 3, 6th टर्म पे 3, ये आपका आंसर होता है असल में। इनको फिर जोड़ो और डिवाइड हमेशा 2 से ही करना है, क्योंकि मीडियन जब भी निकालोगे दो ही, देखो 2 ही चीजें निकाल रहे हैं तो 2 ही चीजें निकल के आएंगी, 2 ही टर्म्स निकल के आएंगी, तो हमेशा डिवाइडेड बाय 2 करना है। किसको, जो भी आपके इस टर्म और इस टर्म पर नंबर लिखा गया होगा। तो इस प्रोसेस से हमारा जो आंसर है वो 3 आ चुका है, ठीक है। तो ये था इसके बारे में। अभी कर लेते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है
कि in a mathematics test given to 15 students the following marks out of 100 are recorded. 15 बच्चों का टेस्ट लिया, उसमें से जो है वो 100 नंबर का वो टेस्ट था, 100 में से कितने किस बच्चे ने कितने कितने मार्क्स जो है वो ऑब्टेन किए, उसका डेटा आपको दिया है, कहा है इसका मीन मोड मीडियन जो है वो आप फाइंड आउट करें। तो इसका मीन आप खुद फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि मीन क्या है, इन सभी को आपस में ऐड करते जाओ और डिवाइड किससे करना है, तो डिवाइड करना है 15 से। कैसे पता लगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि ये कितने बच्चों का डेटा है, ये 15 बच्चों का डेटा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 15 से डिवाइड कर देंगे। शायद पिछली क्लास में इसको भी हमने किया था आई थिंक, है ना। इसका मीन और मोड हमने निकाल लिया था, हाँ मुझे याद है निकाल लिया था। तो इसका भी मीडियन ही रहता है, तो इसका भी चलिए मीडियन निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ये जो आपकी यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं वो कैसी हैं, इवन है या ऑड है। ऑड है, ठीक है। पहले लिख लेते हैं नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब छोटे से बड़े में। सबसे छोटा मुझे यहाँ पर दिख रहा है 39 दिख रहा है मुझे। आप बताओ आपको इससे कोई छोटा मिल रहा हो तो। 39 कितनी बार है, तो एक ही बार है। उसके बाद 39 के बाद 40 भी है, 40 भी 2 बार है। 2 बार है, ठीक है। और उसके बाद 41 है, हाँ 41 है, एक बार है। उसके बाद है 42, 42 भी एक ही बार दिख रहा है। उसके बाद है 43 नहीं है, 44 भी नहीं है, 45, 46 है ना, 46 है, 46 यहाँ पर ये भी एक ही बार मुझे दिख रहा है वैसे तो। उसके बाद 48 48 कितनी बार है एक ही बार दिख रहा है मुझे ये भी। उसके बाद 48 के बाद 50, 49 कुछ भी नहीं है, सीधे क्या है, सीधे 52 है। 52 है 1 2 3 बार, ठीक है। 52 है 3 बार, तो लिख लीजिए। तो इसका मतलब जब आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे ना, तो आपको जो है वो मोड भी खुद ब खुद पता लग जाएगा कि कितना है, ठीक है। 52 था ना, 52, ठीक है। उसके बाद 52 के बाद 54 कितनी बार है, 1 बार, एक बार है, ठीक है। 54 एक बार, उसके बाद 60 भी एक बार, 62 भी एक बार, और 96, 98, ठीक है। सभी एक एक बार है ना ये। तो बताइए 52 के बाद, यस मैम 52 के बाद 54, 54, उसके बाद 60 60, 62 62, 62, 96 96, 98, 98 ठीक है। तो देखते हैं 15 है या नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। 15 ऑब्जर्वेशन थी जो कि पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ऑड है तो ऑड मीडियन, ऑड अगर है तो मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे, n+1 होल अपॉन में 2, मतलब कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 15 है, तो 15 में एक ऐड करो अपॉन में 2 करो, 15 + 1 होता है 16, 16 में कर दो 2 को अपॉन, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो 8 आपका आंसर नहीं है, 8th यहाँ पर है, ठीक है। 8th मतलब कि 8th टर्म, तो ढूंढिए यहाँ पर 8th टर्म पे कौन सा नंबर बैठा हुआ है या कौन सा नंबर है 8th पोजीशन पर। 52 देखते हैं, चलो 1 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 52, ठीक है। तो हमारा जो मीडियन है इस डेटा का वो आ गया 52। ऑड में पता क्या होता है, ऑड में आप थोड़ी सी जजमेंट भी लगा सकते हो कि कौन होगा, बताती हूँ कैसे। अभी के लिए मीडियन 52, देखो ये जो 52 बिल्कुल बीच में था, इसके अगर मैं राइट में देखूं तो कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और अगर इसके मैं लेफ्ट में देखूं तो भी कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो बिल्कुल बीचों बीच 52 है। हम अगर ऐसे देखें तो भी पता लग रहा है, इसके इधर भी 7, इसके इधर भी 7, तो मतलब ये बिल्कुल सेंटर में है, तभी तो इसके बराबर, इसके इस तरफ भी 7 है, इस तरफ भी 7 है। तो ऑड में क्या होता है, आप देख के भी पता लगा सकते हो कि आपका आंसर क्या है, लेकिन इवन में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्यों, क्योंकि मान लो यहाँ पर तो अभी आपका 52 है, ठीक है, ये 52 है,
ये तो ऑड था। अगर यहाँ पर 53 होता तो फिर क्या होता है, फिर हम थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं इवन के केस में, क्योंकि इवन के केस में हमें पता है कि हमारे पास दो टर्म्स आती हैं, उन दोनों का हमें एवरेज निकालना पड़ता है, वो फिर हमारा असली मीडियन निकलता है। ठीक है, तो इसलिए हमें इवन वाला थोड़ा ध्यान से करना है। ऑड वाले में आप चाहे तो फटाफट से देख के भी पता लगा सकते हैं कि अच्छा इसके इधर भी 7 इधर भी 7, तो मतलब बीच में यही आ रहा होगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, वो भी हमारा अभी के लिए हो चुका है खत्म। और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डाउट होगा बच्चों तो आपने खुद ही मुझसे पूछ लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन have been arranged in ascending order. If the median of data is 63, find the value of x। ये कह रहे हैं कि ये जो डेटा है ये पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में इन्होंने रखा है। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि अगर इसका जो मीडियन है वो अगर कितना है, अगर मीडियन जो है वो 63 है, तो आप बताइए कि x की वैल्यू कितनी होगी। तो हमने कहा इन्होंने हमें मीडियन की वैल्यू तो दे दी है 63, लेकिन ये जो ऑब्जर्वेशंस है ये कितनी है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं दी है, खुद से गिनिए कितनी है, 1 2 3 4 5, और इसको 6 और 7 मत करना, ये 6 है, ये एक ही है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, ये कॉमा के बिल्कुल बीच में है, तो x+2 अलग अलग नहीं। हाँ, कोई कुछ कह रहे हैं क्या बेटा? एक दो तीन चार पाँच 6 7 8 9 10, 10 है मतलब कि इवन है। ठीक है, चलिए, तो हमें इन्होंने बस इतना ही बताया कि जो मीडियन है वो 63 है, लेकिन हमें नहीं पता कि वो 63 तो हमें यहाँ पे दिख भी नहीं रहा। हमें कहा कि x की वैल्यू निकालिए। ठीक है, हमने कहा चलिए निकालते हैं x की वैल्यू। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम मीडियन का फॉर्मूला लिख लेंगे जो भी इवन के लिए यूज होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो 10 है, तो इवन है, तो इट मींस हमें दो चीजें निकालनी पड़ेगी। पहले हम निकालेंगे n/2th, फिर हम निकालेंगे n/2 + 1th। उस पोजीशन पे जो नंबर बैठे होंगे उनका एवरेज 63 आएगा। ये हमें कैसे पता लगा, क्योंकि मीडियन की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। तो n/2 मतलब कि 10/2, ये आ जाएगा यहाँ से 5, और यहाँ से हमें पता ही है ये भी 10/2 ही आएगा, और इसमें +1 होगा तो ये आ जाएगा 6। ये हमारी 5th टर्म, ये हमारी 6th टर्म, और ये डेटा पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में है, तो हमें इसको रीअरेंज करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। यहाँ पर देखिए तो 1 2 3 4 5, 5th पोजीशन पर x बैठा है और 6th पोजीशन पर x+2 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो आपकी नंबर था, जो भी आपका नंबर था 5th पे वो x है, और जो भी नंबर था 6th पर वो है x+2। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम इनका एवरेज निकालेंगे। एवरेज मतलब इनको ऐड करो और अपॉन में 2 करो, तो x+2 अपॉन में 2 कितने के इक्वल इसको हम लिख देंगे, 63। 63 के। क्यों? क्योंकि हम इन्होंने पहले दे रखा है कि जब आप मीडियन निकालोगे ना तो मीडियन आपका 63 ही आएगा। तो ये भी तो हमारा मीडियन ही है। जब हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश की, जब हमने मीडियन का फॉर्मूला लगाया तो हम यहाँ पर पहुंचे, तो ये भी मीडियन है, ये भी मीडियन है। तो इसका मतलब ये जो चीज है, अगर ये आपका 63 के इक्वल है तो ये भी 63 के इक्वल ही होगा, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों ही मीडियन है। किस डेटा के? तो इसी डेटा के। ठीक है, तो अब यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी है। अच्छा बताओ, कौन कौन ऐसा अभी कहने वाला है कि 2 से 2 काट दो? सच से बताओ, किस किस को ऐसा लग रहा है कि 2 से 2 कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा? यस और नो लिखिए। नो मैम। नो मैम, क्या कारण है, रीजन बताएं। क्योंकि मैम कभी एडिशन में कटते नहीं है। एडिशन में है वो। बिल्कुल सही, एडिशन में हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते। जब भी आपको दिख रहा है अगर कहीं भी, ठीक है, कि ऊपर वाली टर्म्स आपस में ऐड हो रही हैं, तो कभी भी आप नीचे वाली टर्म से इनको कैंसिल आउट डायरेक्टली नहीं कर सकते। कैंसिल आउट करना है अगर, तो x को अलग दो, इस x को अलग 2 दो, इस 2 को अलग 2 दो, प्रोसेस लंबा हो जाता है, तो इसलिए कैंसिल ही मत करो। ठीक है, कुछ और कर लो इसका। तो ठीक है, और तो कुछ नहीं कर सकते, ऐड कर लेते हैं। ये x+x आ जाएगा 2x, प्लस में इसके 2 है, अपॉन में भी 2 है, विच इज इक्वल टू 63। अब हमने यहां से x की वैल्यू निकालनी है, तो x को हमने जो है वो धीरे धीरे अकेला छोड़ना है। तो मैंने कहा था जो भी चीज इस x से ज्यादा दूर होती है उसको पहले आपने इक्वल टू के दूसरी तरफ भेजना होता है। मैं अगर देखूं तो देखो,
ये वाला 2 अभी x के क्लोज है और ये वाला 2 भी अभी x के क्लोज है, क्योंकि तीनों ही कैसे हैं, तीनों ही न्यूमरेटर है। कौन सा 2 x से सबसे दूर है? तो वो है आपका नीचे वाला, क्योंकि ऐसा समझ लो कि डिनोमिनेटर है तो ये इससे दूर हो गया। अगर आप कभी भी ऐसा करोगे कि इस 2 को उठा करके वहां भेजोगे तो पॉसिबल नहीं होता, ये गलत है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। पहले इस 2 को यहां से भेजो, ठीक है, इसको हमें भेजना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे कैसे लिख लेते हैं, 2x प्लस 2, ये जो 2 अपॉन में है ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया। और 2x प्लस 2 को ऐसा ही लिखेंगे तो 63 में 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 126 और 6 2 12, तो 126 आ गया। अब फिर से वही, अब ये इक्वेशन काफी आसान है, ऐसे क्वेश्चन आप कर भी चुके हैं। x को मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, 126 माइनस 2, चलो डायरेक्ट रहने दो, फिर से आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो x को ऐसे कैसा रखो अभी के लिए, 126 में से 2 को माइनस करें कितना आएगा, 124 में अपॉन 2 करें तो 2 6 12, 2 2 4। तो x की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ चुकी है 62। अब हमने बताना है इस ऑर्डर को फिर से लिखकर, जब x की वैल्यू मिल गई तो इस ऑर्डर को फिर से लिख लो, जहां पर अकेला x है वहां पर तो कितना आएगा, वहां पर हम लिख लेंगे 62, लेकिन जहां पर x प्लस 2 है वहां पर क्या आ जाएगा, 64 ये 64, ठीक है। तो इसका मतलब जब 62 और 64 का एवरेज किया तब वैल्यू 63 आई। चेक कर लेते हैं कहीं सही है या हमें इन्होंने कहीं कुछ गलत तो नहीं बता दिया। तो करते हैं इसको सॉल्व, 4 5 6 6 6 12 अपॉन में 2, से तो आ ही नहीं रहा, कैसे फिर उन्होंने बोला कि इसका मीडियम 63 है। 4 5 6 6 12, अच्छा हाँ 63 तो है, 2 6 12, 2 3 6, तो देखो यहाँ पर 63 हमारे पास मीडियन आ गया जब हमने इनका एवरेज निकाला, ठीक है। तो बस ये था, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये था कि आपको मीडियन की वैल्यू दे रखी थी, आपने मीडियन का फॉर्मूला बनाना था। मीडियन का फॉर्मूला बनाने के बाद आपने जो है वो उसको इक्वल टू उतना करना था जितना आपको क्वेश्चन में दिया गया था, और आपको आपका आंसर जो है वो मिल जाता, ठीक है। तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल आप सभी के सामने ये है कि फाइंड द मोड ऑफ दिस डेटा। तो बताइए आपको क्या लग रहा है, इस डेटा का मोड कौन है, कौन सा नंबर है। 14 14 दूर से दिख रहा है, देखो 14 एक बार आ गया, 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, 4 बार आ गया, उसके अलावा और कोई नंबर हमें नहीं दिख रहा था जो इतना इतना खुद को रिपीट कर रहा हो। 25 देखे तो 25 एक ही बार है, 28 भी एक ही बार है, 18 यहाँ पर 2 बार है, 17 एक ही बार है, 18 3 है। अच्छा 18 3 बार है, हाँ। तो आपका जो कंपटीशन चलता वो चलता 14 और 18 में। 14 यहाँ पे 4 बार था, 18 यहाँ पर 3 बार था, लेकिन ज्यादा बार था 14, तो हम कहेंगे 14 इज दी मोड, ठीक है। अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड दी मीन सैलरी ऑफ 60 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। आपको कहा है कि सिंपल सीधी सीधी भाषा में कहें तो इस डेटा का मीन निकालिए, ठीक है। तो हम कहेंगे, अब आज तक जो हमने मीन निकाला था वो तो हमने ऐसे डेटा का निकाला था जो ऐसे होते हैं, पर अब जो है वो आपको टेबल बना के दे दिया। तो टेबल जब होता है, जब आपको मीन निकालना होता है तो टेबल का हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते, करते हम वही है, करना हमने वही होता है जो हम इस डेटा में करते हैं, लेकिन हाँ इसको हम फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले देखते हैं डेटा दिया किस तरह का है। तो सबसे पहली चीज, जो भी आपको ऐसी चीजें दी होती हैं जिसमें नंबर ऑफ कुछ भी नहीं है, ऐसे लिखा, जैसे यहाँ पे देखो सिर्फ लिखा है सैलरी, ठीक है। तो सैलरी को हम कहते हैं कि ये हमारे लिए काम करेगी XI का। और जब आपको कोई नंबर दे दे, जैसे कि नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ क्लासेस, कुछ भी ऐसा दे दिया नंबर वाला, तो उसको आप कहेंगे कि ये फ्रीक्वेंसी है, तो इसको हम कहते हैं FI, ठीक है। अब हमें इन्होंने 60 वर्कर्स का डेटा तो दिया पर कुछ अधूरा सा दिया। इन्होंने कहा कि 3,000 रुपए हम दे रहे हैं 16 वर्कर्स को, पर हमें ये नहीं पता कि 16 वर्कर्स पर कुल कितना पैसा ये खर्च कर रहे हैं। अब इन्होंने कहा कि 16 वर्कर्स हैं जिनको हम 3,000 दे रहे हैं, पर टोटल तो हमें नहीं पता। जब तक टोटल पता नहीं लगेगा हम इसका मीन कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे इन्होंने कहा कि हम जो है वो 8,000 दे रहे हैं, पर कितने लोगों को
4 लोगों को, तो हमें पहले ये पता करना पड़ेगा कि अगर ये 4 लोगों को 8000 दे रहे हैं तो असल में 4 लोगों पर ये खर्च कितना कर रहे हैं, टोटल कितना खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए हम यहाँ पर एक टेबल सा बनाएंगे। चलिए बताइए क्या करें। अगर आपको कहा कि 16 वर्कर है, 16 में से अगर एक की सैलरी 3000 है तो 16 लोगों की कितनी होगी? मैम 16 को 3000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बिल्कुल सही, ठीक है। और इसका जो नाम होगा इस कॉलम का वो हो जाता है XIFI। XIFI। ठीक है, FI XI लिख लो, XI FI लिख लो, कुछ भी लिख लो, सेम ही है वैसे तो, मल्टीप्लिकेशन हो रही है क्योंकि। ठीक है, तो करते हैं। 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा? मल्टीप्लाई करो फटाफट से, आपकी मल्टीप्लिकेशन की स्किल डेवलप हो जाएगी, आपको मल्टीप्लिकेशन 48,000। की प्रैक्टिस हो जाएगी। 48। ठीक है, तो 6 3 18 होता है तो 8 आ गया, और 3 कम 3 तो 1 4, हाँ ठीक है 48 और 3 0, 48,000 है। अब कितने वर्कर्स की, तो 16 वर्कर्स पे जो पूरा टोटल ये पैसा खर्च कर रहे हैं वो 48,000 खर्च कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद 12 है, 4 है, तो 12 4 जा कितना होता है, 12 4 जा भी होता है 48, 48,000 भी आ आएगा। जाएगा 48,000। और यहाँ पर देखें तो 5 है, यहाँ पर 10 है, तो इसको मल्टीप्लाई करने की वैसे जरूरत नहीं है, हमें पता है कि 3 जीरो इसके पास है, 1 जीरो इसके पास है, 5 1 जा 5 होता है, टोटल 4 जीरो यहाँ पर लग जाएंगी। ठीक है, 6008, 8 6 जा 48 और 0 0 0, 7 6 जा, बताइए फटाफट से, आपका चेक करते हैं टेबल। 42,000। ठीक है, 42,000। और अच्छा, इसको ढंग से लिखना है, इसको ऐड भी करना है क्योंकि, तो मेरी तरह गलती मत करना, जब आप ये टेबल बनाओगे ना तो एक के नीचे एक लिखते जाना। ठीक है, वंस के नीचे वंस का, टेंस के नीचे टेंस का, क्योंकि आपको क्या करना है, यहाँ पर टोटल भी करना है इन सभी का। तो ये हो गया यहाँ पर ऐसा। उसके बाद 32,000। 32,000 और 27 27,000। और यहाँ पर 10 करते हैं टोटल। ये आ गया 0 0 0, और यहाँ पर करें तो 16 24 26 28 35, 4 4 16, 4 4 8, 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। आपको भी इतना आ रहा है या फिर कुछ गड़बड़ी हुई तो बता दीजिए। मैम यही आ रहा है। ठीक है, चलो तो अब देखते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए क्या हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये फॉर्मूला पता आपको कब काम आएगा, अभी तो आप 9th क्लास में हो, उतना मैटर शायद नहीं करेगा ये क्वेश्चन, लेकिन हाँ 10th क्लास में आपके सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं अभी। ऐसा आपको एक साइन दिखेगा, इसको कहते हैं सबमिशन। सबमिशन मतलब टोटल। ठीक है, ये जैसा आपको साइन दिख रहा है इसे कहते हैं सबमिशन। तो सबमिशन ऑफ FI XI या XI FI सेम ही है, मल्टीप्लीकेशन है, अपॉन में सबमिशन ऑफ FI। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। मैंने कहा ये जो मतलब होता है, ये जो आपको सिंबल दिख रहा है इसको हम कहते हैं सबमिशन, और इसका मतलब होता है बस टोटल। इसका यही मतलब है कि जो आपके FI XI का टोटल आया है, जो कि अभी अभी हमने निकाला, जो कितना है, जो है 305000। ठीक है, ये हमने निकाला इसका टोटल, और अपॉन में समीशन ऑफ FI हमें पहले से ही गिवन है, ये 60। हमने इसको FI माना था, है ना, और यहाँ पर कहा कि टोटल 60 है, तो यहाँ पर कर देंगे हम इसको टोटल 60। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो रही है, तो उसको कैंसिल आउट कर दीजिए, इससे ये कट गया। हमें पता है 6 के टेबल में आ जाता है 30, पर पता नहीं एंड तक होगा कि नहीं, तो 2 से कर लीजिए अभी के लिए। 2 3 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 7 जा 14, 5 जा 10, 0 का 0। बताओ ये 3 से डिविजिबल है या नहीं? कैसे पता करते थे 3 से डिविजिबल के लिए? 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, हमने पढ़ रखा है काफी पहले। मैम है। कैसे?
क्योंकि 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट ये कहता है कि जो आपका नंबर बन रहा है, जिस जिस डिजिट से बन रहा है, उन सभी डिजिट्स को आपस में ऐड करो और देखो कि ऐड करके जो आंसर आया क्या वो 3 से डिविजिबल है। अगर वो 3 से डिविजिबल होगा तो आपका नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मैंने इसको ऐड किया, 5 5 10, 10 प्लस 7 17, 17 प्लस 1 18, 18 आया, इनको जमा करके 18 आया, तो 18 3 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, 6 या 18, कितना बेटा? 6 या 18। हाँ, उससे कैंसिल हो जाता है ना, तो हम कहेंगे अगर इसने इसको कैंसिल कर दिया तो इसको भी कर ही लेगा। तो करते हैं 3 पंजे 15, दूनी 6, 3 पंजे 15, 0। ऐसे आंसर आ रहा है क्या? देखो जरा एक बार। नो मैम, इनका तो कुछ पॉइंट में आ रहा है। 5083.33। तो अब यहाँ पे क्या गड़बड़ हो गई? 2 से काटा तो 2 कम 2, 2 पंजे 10। अच्छा ठीक है, यहाँ पर हमने किया था 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो यहाँ पे आना था 2 2 जा 4। ठीक है, क्या ये आपका 2 से डिविजिबल है? सॉरी 3 से डिविजिबल है। तो 5 5 यस 10, मैम। 12 13। नहीं, ये नहीं होगा। इसको करिए जरा, इसको जोड़ो, इसको काउंट करो ना, इसको आप ऐड करो। तो 5 5 नो 10, मैम, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 1 13। तो ये पॉइंट 3 से आएगा। डिविजिबल नहीं होगा, है ना। देखो गलती कहाँ हुई थी, मैं आपको बता देती हूँ। गलती हुई थी ये कि मैंने इसको 2 5 10 काटा और मैंने यहाँ पे भी अपनी मर्जी से जल्दबाजी में कैरी लगा दी। ठीक है, फिर मैंने इसको 15 समझ के यहाँ पे 2 7 लिख दिया था, तो नहीं होना था ऐसा। यहाँ पर 10 पूरा का पूरा कट चुका था, तो इसको एज अ 5 ही ट्रीट करना था, इसलिए यहाँ पे 2 2 जा 4 आएगा। ठीक है, तो ये मिस्टेक हुई थी। तो अभी हमें करना पड़ेगा इसको यहाँ पर डिवाइड। तो करते हैं इसको डिवाइड, 1 5 2 5 0। 3 से इसको कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि 3 से ही कैंसिल करना है। तो 3 5 जा 15, कट गया। अब मैंने 2 लिया, 2 3 से छोटा है, तो क्या मैं इसको ऐसे डिवाइड कर दूं? मुझे क्या करना पड़ेगा? मैंने 2 को अभी नीचे उतारा, मुझे 5 को भी नीचे लेना पड़ेगा। और हमें पता है जब एक साथ 2 डिजिट लिए जाते हैं तो हम क्या करते हैं? मैम एक की 0 चढ़ा देते हैं ऊपर। जो हमारा क्वोशिएंट है उसमें हम अपनी मर्जी से यहाँ पे जो एक 0 लगा। 5083.33 आंसर आएगा। हाँ ठीक है, और यहाँ पर 3 से करो इसको, तो 3 8 24, 3 3 9, और यहाँ पर 1 बच गया। अब हमारे पास जो है वो सब कुछ खत्म हो गया, तो हम यहाँ पे डेसिमल लगा सकते हैं। डेसिमल लगाया तो इट मींस हम यहाँ पे एक 0 ले सकते हैं। 0 नीचे आ जाएगा तो ये भी 3 आ जाएगा, फिर 3 3 9, फिर से 1 आ जाएगा, और यहाँ पे फिर से 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर से ऐसे करते करते 3 3 आता जाएगा। तो बताइए ये कौन से टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन बन जाएगा? 12 वाला। कौन सा? चैप्टर 1 का है कि अगर यहाँ पर बार बार डेसिमल के बाद 3 3 3 3 ही आता जा रहा है तो ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग। ठीक है, कि एक तो ये खत्म नहीं हो रहा, टर्मिनेट ही नहीं हो रहा, दूसरा इसने खुद को अब रिपीट भी करना शुरू कर दिया, तो हम कहेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिपीटिंग भी है। ठीक है, तो यहाँ से आपका इसका भी थोड़ा सा टेस्ट हो गया। तो बस ये हमने कर लिया यहाँ पर अपने क्वेश्चन को सॉल्व। समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई करना होता है और फिर आपका आंसर जो है वो आपको मिल जाता है। ठीक है, तो ये भी हो चुका है। और देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन में आपको बस पूछा गया है कुछ, उसको भी देख लेते हैं। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ सिचुएशन इन विच द मीन इज एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपके जो ऑब्जर्वेशंस हैं अगर वो क्लोज है, ठीक है, तो हम कहेंगे जब ऑब्जर्वेशंस क्लोज होती हैं एक दूसरे के काफी तो हम मीन निकालना प्रेफर करते हैं। लेकिन जब आपका ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में क्या हुआ, अगर आपके ऑब्जर्वेशन कैसी एक दूसरे के क्लोज है, जैसे कि मान लो ये 10 है, ये 12 है, ये 13 है, ये 15 है, ये 16 है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इन सभी का मीन निकाल के इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन कब मीन एप्रोप्रिएट नहीं होता? द मीन इज नॉट एन एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बट द मीडियन इज एन एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्यों?
कब? जब आपके ऑब्जर्वेशंस एक दूसरे से दूर हो, फार हो, जैसे कि ये 10 है, ये 50 आ गया, ये 86 आ गया, ये 92 आ गया। तो जब इनके बीच का जो गैप है वो दूर दूर का हो जाए तब हम मीडियन निकालना प्रेफर करेंगे, लेकिन अगर पास पास है तो हम मीन निकालना प्रेफर करेंगे। तो आपने यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस ऐसे कुछ एग्जाम्पल लिख लेने हैं। अगर ये आता है तो आपने क्लोजर वाले एग्जाम्पल लिखना है, अगर ये आता है तो आपने फार वाले एग्जाम्पल लिखना है, और आपको जो है वो आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा 14.4। सबसे ज्यादा जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगती है वो मीडियन लगती है, क्योंकि मीडियन में वो ऐसा ट्राई करते हैं कभी कभी कि आपको इवन ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन दे दे, अगर ज्यादा ही टफ वो डालना चाहे। वैसे वो ऑड वाला भी दे सकते हैं। ठीक है, तो एक आधे नंबर में आपका क्वेश्चन आ सकता है यहाँ सर, यहाँ से। मीन और मोड तो आप अच्छे से कर लेंगे, बस मीडियन में थोड़ा ध्यान रखना। तो अब हो चुकी है ये भी हमारी खत्म, और इसके आगे देखें तो बस ये इसकी समरी थी। समरी में ज्यादा कुछ है नहीं, ये है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो डेटा है, डेटा की हम स्टडी कर रहे हैं। जो आपका स्टैटिस्टिक्स है वो किससे डील करता है? तो आपके डेटा की प्रेजेंटेशन से, एनालिसिस से और इंटरप्रिटेशन से। ठीक है, हाउ डेटा कैन बी प्रिपेयर्ड ग्राफिकली इन द फॉर्म ऑफ बार ग्राफ, हिस्टोग्राम एंड पॉलीगन। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप जो क्या करते हैं, ग्राफ अगर आपने बनाना है किसी भी डेटा को ग्राफिकली आपने अगर शो करना है तो 3 मेथड होते हैं, एक होता है बार ग्राफ, एक होता है हिस्टोग्राम, और जो इमेजन है सेंट्रल टेंडेंसी के किसके लिए? अनग्रुप्ड डेटा के लिए, तो वो है मीन, मोड, मीडियन। उसके बारे में आपको यहाँ बताया है, यहाँ बताया, यहाँ बताया। तो अगर आपको कभी भी देखो मीडियन का फॉर्मूला देखना हो तो बस इस चैप्टर की समरी निकाल लेना। यहाँ पर आपको दोनों केसेस दिए हैं, ऑड का भी इवन का भी। लिखने का तरीका भी बिल्कुल सही है, n+1/2, n+2+1। ठीक है, तो बस ये था, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था। अभी करते हैं इसको बंद और करते हैं अपना चैप्टर 13 शुरू, अगर होगा तो। मैम 15 कर दो ना पहले। 15 आपका कैसा है, प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तब इसको देखेंगे, क्योंकि फिर हमारे पास 13 के लिए टाइम नहीं बचेगा, इसलिए मैं कह रही थी। मैम आप हमारे बताइए पास तो बाकी बाकी टेस्ट बच्चे, है। 3 ही क्लासेस है ना, इसलिए। मैम 13 करवा दो। मैम 13 करवा दो। उसमें हाँ एक्सरसाइज तो एक है ना, पर देखो अगर आप देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी से आपके उतने ज्यादा मार्क्स का नहीं आ रहा जितना कि इससे आ रहा है। मैम तो 13 13 चैप्टर्स। करवा दो, 13 करवा दो। ठीक है, तो चलिए अभी काफी वो 13 के लिए तो 13 पहले कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, 13 में क्योंकि क्वेश्चन की बहुत ज्यादा वो है ना वेरिएशन, तो उसको फटाफट से सीखेंगे। तो चैप्टर सीखने से पहले तो हम पहले पता है 13.1 आपकी क्यूब और क्यूबाइड के, तो क्यूब और क्यूबाइड देख लेते हैं। ये मैंने यहाँ पर बनाया है फटाफट से एक क्यूब। मान लीजिए ये स्क्वायर की शेप में, अभी थोड़ा इसमें हो सकता है कि मिस हो, थोड़ा स्क्वायर की शेप पूरी ना इसमें आपको दिख रही हो, पर मान लो अभी सपोज कर लो कि ये स्क्वायर है। ठीक है, तो जो आपका क्यूब होता है वो स्क्वायर से बनता है जब आप 6 स्क्वायर को कुछ इस तरह से अरेंज करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे अरेंज किया है, तो हम कहेंगे कि ये एक क्यूब बन चुका है। ठीक है, क्यूब किससे बनाया जाता है? क्यूब आपका बनता है स्क्वायर से। तो जो प्रॉपर्टीज स्क्वायर में होंगी वही प्रॉपर्टीज आपकी क्यूब में भी होती हैं। ठीक है, और कितने स्क्वायर से क्यूब बनेगा बताइए, कितने स्क्वायर मुझे चाहिए कि मेरा एक क्यूब बन के तैयार हो जाए? 6। ठीक है, 6 स्क्वायर लगेंगे तो मेरा एक क्यूब बन के तैयार हो जाएगा। तो मुझे बताओ एक क्यूब में कितने सरफेसेस होते हैं? बताइए, 4 वाला तो नहीं है कहीं कोई? किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि 4 सरफेस होते हैं? सभी 6 वाले हैं? ठीक है, तो क्यूब में सरफेस होते हैं 6। जैसे कि आपको कभी देखो, कभी अगर आप क्यूब और क्यूबाइड के सरफेसेस में कंफ्यूज हो जाओ ना, तो जिस भी रूम में आप अभी बैठे हो या जिस भी रूम में आप एग्जाम दोगे, देखना कि उसमें टोटल कितने सरफेसेस हैं। तो आप देखोगे 4 तो उसमें दीवारें होंगी। ठीक है, एक आपके सामने, एक आपके पीछे, एक आपके राइट में, एक आपके लेफ्ट में, तो 4 तो आपकी दीवारें हो गई। ठीक है, 4 वहां पर हो गई वॉल्स, और 2 और चीजें होंगी वो जो मुझे आप बताएंगे। और क्या होगा उसमें? अप और डाउन। क्या होगा बेटा? टॉप होगा और बेस होगा।
ठीक है। Top. टॉप मतलब कि उस कमरे की एक होगी छत, और बेस मतलब एक उसमें बेस होगा, बेस मतलब उस कमरे के पास होगा एक फर्श। तो टोटल कितने सरफेसेस हो गए? टोटल जो है वो 6 सरफेसेस हो गए। किसमें? एक क्यूब में। सेम क्यूबॉइड में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो आपको देखने में थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल हो सकती है, लेकिन इसमें भी 6 है। ये मान लो ये इसका ऊपर वाला सरफेस है, ये इसका नीचे वाला सरफेस है, ये इसके लेफ्ट साइड का, ये इसके राइट साइड का, ये हो गया सामने वाला, और वो हो गया पीछे वाला। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि ये जो मुझे यहाँ पे डब्बा दिख रहा है, या जो भी यहाँ पे मुझे क्यूब दिख रही है, इसमें भी 6 सरफेसेस हैं। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि जो आप जहां पे भी आप एग्जाम दोगे वहां पर देख लेना, तो आपको वहां पर भी दिख जाएगा कि 6 सरफेसेस इसके पास होते हैं। बात हमने कर ली क्यूब की, कि क्यूब के पास 6 सरफेसेस हैं। बना किससे है? बना स्क्वायर से है। तो जो क्वालिटीज मैंने कहा स्क्वायर में होंगी वही क्यूब में भी होंगी। स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, तो क्यूब की भी ऑल साइड्स इक्वल होंगी। और स्क्वायर का अगर मैं आपसे एरिया पूछूं तो बताइए जरा, एरिया ऑफ स्क्वायर। साइड मल्टीप्लाई साइड। साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, बिल्कुल सही है, ठीक है। किसी भी शेप का अगर हम एरिया देखते हैं तो एरिया हम निकालते हैं उसकी साइड्स को मल्टीप्लाई करके। जैसे रेक्टेंगल का एरिया पूछूं तो रेक्टेंगल में आप कहेंगे लेंथ इनटू ब्रेड्थ। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज का एरिया निकालना है तो उसकी लेंथ और उसकी ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करते हैं। स्क्वायर में भी हम यही कर रहे हैं। स्क्वायर में भी हमने इसकी स्क्वायर, क्योंकि ऐसा कुछ होता है छोटा सा, ठीक है, सभी शेप वाला, तो हमने इसकी लेंथ और इसकी ब्रेड्थ को ही वैसे मल्टीप्लाई किया है, लेकिन इसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों बराबर ही होती हैं। तो इसलिए हम इसको नाम देते हैं किसका? इसको हम नाम दे देते हैं साइड का, ठीक है। हम इसको एल बी करके नहीं लिखते। बाकी हुआ क्या? बना ये उसी से है, ये भी आपका एल इंटू बी ही है, लेकिन हमने इसमें एल इंटू बी ना लिख के साइड इंटू साइड किया, क्योंकि स्क्वायर की साइड बराबर होती है। तो अगर आप एक्स इंटू एक्स को कैसे लिखते हैं, पहले तो ये बताइए। एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स को आप कैसे लिखते हैं? 2x. 2x 2x नहीं लिखते, 2x, सॉरी थोड़ा सा गलत है। वो लिखते हैं आप x प्लस एक्स को। X square. एक्स स्क्वायर, बिल्कुल सही, एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स को एक्स स्क्वायर लिख रहे हो तो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड को कैसे लिखोगे? साइड स्क्वायर साइड साइड स्क्वायर। स्क्वायर नहीं, एक ही बार, सिर्फ एक बार, है ना, 2 बार नहीं, सिर्फ एक बार। जैसे हमने x इंटू एक्स को x का स्क्वायर लिखा, तो साइड इंटू साइड को भी हम साइड स्क्वायर करके ऐसे करके जो है वो लिख लेंगे, ठीक है। हमने ये जो अभी एरिया निकाला, ये हमने सिर्फ एक ही स्क्वायर का एरिया निकाला, लेकिन जो हमारा क्यूब बन रहा है वो तो 6 स्क्वायर से बन रहा है। तो आप मुझे बताइए क्यूब का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्यूब का। हिंट मैंने आपको दे दिया है, अब आप थोड़ा सा सोच विचार करके आंसर दीजिए कि अगर एक स्क्वायर का एरिया ये है और क्यूब जो है वो 6 स्क्वायर से बन रही है, तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? फोर ए स्क्वायर। 4 नहीं होगा, 6a स्क्वायर। ठीक है, 6 इंटू साइड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि अगर एक स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर है, तो अगर 6 हमें स्क्वायर चाहिए, 6 स्क्वायर चाहिए किसके लिए? क्यूब बनाने के लिए। तो अगर हमें 6 स्क्वायर चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 इंटू साइड स्क्वायर जो है वो आपके किसका फॉर्मूला आ गया? क्यूब के टोटल सरफेस एरिया का। किसी बच्चे को इसमें कोई भी डाउट है तो अभी के भी पूछ लीजिए, क्योंकि फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। क्यूब के ही आप 3-4 फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं, तो उसमें क्या डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए, इसलिए कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए, ठीक है। मैंने कहा कि अगर एक स्क्वायर का जो एरिया है वो साइड स्क्वायर है और हमें तो 6 स्क्वायर चाहिए एक क्यूब बनाने के लिए, तो इसका मतलब जब हम क्यूब का सरफेस एरिया लिखते हैं, असल में हम 6 स्क्वायर्स का सरफेस एरिया लिख रहे होते हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल था। अब ये तो हमने बात कर ली टोटल सरफेस एरिया की। एक आता है इसमें लेटरल सरफेस एरिया। कितने बच्चों ने ये वर्ड सुना है? वाई टाइप करेंगे। एक होता है टोटल सरफेस एरिया, एक होता है लेटरल सरफेस एरिया। कोन के केस में, स्फीयर के केस में और सिलेंडर के केस में यही लेटरल सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया कहलाया जाता है, ठीक है।
लेटरल या कर्व्ड भी। अभी के लिए देखो, अभी पता है इसको हम कर्व क्यों नहीं कहते, क्योंकि ये बात हो रही है आपके क्यूब और क्यूबॉइड की, ठीक है। क्यूब और क्यूबॉइड में कोई कर्व नहीं आती है ना, लेकिन अगर आप देखोगे बेलन में कर्व आ रही है, कोन में कर्व आ रही है, स्फीयर तो पूरा कर्व से ही भरा हुआ है, तो उस केस में हम इसी को कर्व नाम दे देते हैं, ठीक है। अगर आपका पास क्यूब और क्यूबॉइड है तो आप इसको लेटरल, आप कहना इसको प्रेफरेंस देना लेटरल कहने की, और अगर आपका आता है ये स्फीयर, सिलेंडर या फिर उसमें, तो फिर आप उसको कर्व्ड एरिया कह देना, ठीक है। तो अब देखो लेटरल सरफेस एरिया असल में होता क्या है। टोटल सरफेस एरिया में हम क्या कर रहे थे, इस क्यूब की 6 सरफेसेस, 6 के 6 सरफेस को हम ले रहे थे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका तब आता है जैसे कि मान लीजिए आपको एक सवाल आया कि आपने जो है वो किसी को गिफ्ट देना है, गिफ्ट रैप करके देना है। तो जब आप किसी के लिए गिफ्ट रैप करते हो, मान लो वो क्यूब की शेप में है, क्यूबिकल शेप में है, अब गिफ्ट रैप करेंगे तो आधा तो नहीं करेंगे, गिफ्ट रैप करना होगा तो आप उसको पूरा रैप करेंगे, है ना, ऐसे आप इसको पूरा रैप करेंगे। जब आप गिफ्ट रैप करते हो तो आप स्क्वायर की, इस क्यूब की कितने सरफेसेस को रैप करते हो, बस इसका आंसर दे दीजिए। गिफ्ट रैप करना हो तो आप अपने गिफ्ट के कितने सरफेस हैं जिनको आप रैप करते हो, गिफ्ट पेपर में ऐसे पूरा वो बंद कर देते हो, सारे के सारे सरफेस ना, या फिर एक को छोड़ देते हो, या किसी को नहीं, होल सरफेस। सारे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर आपको कभी ऐसा सवाल आता है जिसमें आपके 6 के 6 सरफेस यूज हो रहे हो, तब आप इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, किसी भी सॉरी क्यूब और क्यूबॉइड दोनों की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। क्यूबॉइड में भी अगर ऐसा हो कि 6 के 6 सरफेस कहे जाएंगे तो आप उसका भी टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। लेकिन जैसे ही ये बात करते हैं कि मान लीजिए अब ये एक गिफ्ट नहीं, अब ये एक कमरा है, और इस कमरे की आपने सिर्फ 4 ही दीवारें यूज करनी है, 4 ही सरफेसेस यूज करने हैं, तो बताइए 4 सरफेसेस के लिए आपका फिर एरिया कितना हो जाएगा 6 के लिए, अगर ये है, हाँ बताएं। 4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 4 साइड्स के लिए। कब, जब आपको कहा कि सारे सरफेसेस करो इंक्लूड, तब आप कहेंगे कि ये इसका टोटल सरफेस एरिया है। पर जैसे ही आपको 4 कह दिया तो आप कहेंगे अब ये इसका लेटरल सरफेस एरिया बन गया, दोनों के केस में, क्यूब में भी क्यूबॉइड में भी। अब 4 और 6 अगर आपको दिए जाते हैं तो इनके लिए पर्टिकुलर फॉर्मूलाज होते हैं, लेकिन अगर मैं बोलूं कि अब ये जो कमरा है मैंने इसमें कुछ ऐसे कलर करना था कि 4 दीवारों को तो करना ही है, छत को भी करना है, तो अब बताओ मैं कितने सरफेस यूज कर रही हूँ, 5। 5 सरफेसेस, ठीक है, 5 सरफेसेस। तो अब मुझे बताइए कि क्या इसका फॉर्मूला बनाएंगे आप, 5 इंटू साइड स्क्वायर। 5 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। तो बस ये आपका आ चुका है यहाँ पर 5 इंटू साइड स्क्वायर, और ये आपका जो है वो एरिया आ गया 5 सरफेसेस का। तो क्यूब के केस में तो बहुत इजी है, 6 सरफेसेस देंगे ये लगा लेना, 4 सरफेस दिया होगा ये लगा लेना, और 5 सरफेस दिए होंगे तो ये फॉर्मूला लगा लेना, 3 दिए होंगे तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मुझे लगता है आपको क्लियर हो चुका होगा। लेकिन क्यूबॉइड के केस में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो उसको भी सीख लेते हैं। अभी हम सरफेस एरिया ही कर रहे हैं, तो सरफेस एरिया सीख लिया हमने क्यूब का, जो होता है फुल टोटल के लिए 6 इंटू साइड स्क्वायर, और लेटरल सरफेस एरिया मतलब 4 सरफेसेस के लिए 4 इंटू साइड स्क्वायर। आप चाहे तो लेटरल में लिख लीजिए कि लेटरल सरफेस एरिया कब निकालना है, जब सिर्फ 4 सरफेसेस की बात कर रहे होंगे, ठीक है। जैसे कि 4 दीवारों को कलर कर दो, एक डब्बा है उसको बस 4 ही दीवारें हैं, उसकी सिर्फ 4 किनारों को ही जो है वो आप गिफ्ट पेपर से रैप करो, उसका टॉप और उसका बॉटम खुला छोड़ दो, तब भी 4 ही यूज हो रहे हैं, है ना। तो जब भी 4 सरफेस यूज होंगे ये फॉर्मूला आपके काम आएगा। तो अगर आपने इसको नोट डाउन कर लिया है तो क्या मैं इसे मिटा दूं, तो वाई टाइप कीजिए, अगर आप लिख रहे हैं तो बच्चों लिख लीजिए फटाफट से। ठीक है, ठीक है, तो चलिए अभी के लिए इसको मिटाते हैं और अब बात करते हैं हम क्यूबॉइड की, क्योंकि अभी क्यूब क्यूबॉइड दोनों सीख लेंगे ना, तो फिर नेक्स्ट क्लास में हमें क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो अब मान लो कि ये क्यूब है, और अब हम मानेंगे कि अब हम एक क्यूबॉइड बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने, अब बताओ क्यूबॉइड किससे बनेगा, अगर क्यूब आपका स्क्वायर से बन रहा है तो क्यूबॉइड किससे बनेगा, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल से, बिल्कुल सही। इट मींस जो प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल में होती है वो प्रॉपर्टीज थोड़ी थोड़ी सी आपकी क्यूबॉइड में भी होंगी, या यूं कहें कि क्यूबॉइड के लिए फॉर्मूले अगर बनाने हैं तो रेक्टेंगल की हेल्प हमें लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब हमें पता है कि ये एक 3D शेप है, 3D शेप के पास 3 डायमेंशन होते हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, जिनको हम कहते हैं
एल, बी और एच। ठीक है, सबसे पहले तो लिख लीजिए कि आपका जो क्यूबॉइड है वो किससे बना है, वो बना है रेक्टेंगल से। मैं शॉर्ट में लिखती हूँ, आप इसको फुल लिख लेना, चलो इतना लिख लिया। और क्यूबॉइड बनाने के लिए भी कितने रेक्टेंगल चाहिए? 6। 6। बिल्कुल सिंपल है, 6 चाहिए। जब क्यूब के लिए 6 चाहिए थे तो क्यूबॉइड को क्यों हम ऐसा पीछे करें, इसके लिए भी 6 ही चाहिए। और क्यूबॉइड में कितने सरफेसेस होंगे? 6। ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है कि 4 है कि 5 है कि 6 है, कितने हैं, तो आप कहेंगे 6। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। बिल्कुल सिंपल है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब करने को तो हम यहां भी ऐसा कर सकते थे कि अगर जो आपके रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल का एरिया अगर लेंथ इनटू ब्रेड्थ है, तो अगर हमें पता है 6 रेक्टेंगल से आपका एक क्यूबॉइड बन रहा है, तो यहाँ पे भी हम कर लेते हैं 6 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेकिन हमने यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि हमने देखा कि ये एक 3D शेप है। अगर हम एक रेक्टेंगल को देखें तो रेक्टेंगल के पास एक लेंथ रहती है, एक ब्रेड्थ रहती है। लेकिन अगर हम क्यूबॉइड देखें तो क्यूबॉइड के पास लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट भी रहती है। और जो इसमें हमने रेक्टेंगल्स अरेंज किए हैं वो किस तरह से अरेंज किए हैं? वो कुछ इस तरह से अरेंज किए हैं कि कुछ रेक्टेंगल्स के पास, अब देखो, क्यूबॉइड के पास है LBH 3 डायमेंशन, ठीक है, लेकिन रेक्टेंगल अकेले के पास है 2 ही डायमेंशन। तो हमें पता है कि ये जो हमें दिख रहे हैं ये भी एक रेक्टेंगल होगा, ये भी एक रेक्टेंगल होगा, ये भी एक रेक्टेंगल है, ये भी एक रेक्टेंगल है, नीचे वाला भी एक रेक्टेंगल है, सभी जो है वो रेक्टेंगल रेक्टेंगल है। तो इन सभी के पास 2 ही डायमेंशंस होंगी। हमने इनको कुछ इस तरह से अरेंज किया कि सभी के सभी रेक्टेंगल्स के पास 2 ही डायमेंशन होगी। या अगर या तो लेंथ है तो ब्रेड्थ होगी, ब्रेड्थ है तो या तो हाइट हो सकती है, लेंथ है तो हाइट हो सकती है। मतलब ऐसे 2-2 के पेयर में इनके पास डायमेंशन होगी। ठीक है, कभी भी आप नहीं देखेंगे कि यहाँ पे कोई रेक्टेंगल है और उसके पास तीनों डायमेंशन है, वैसा नहीं होता। ठीक है, तो उसको एक बार समझ लेते हैं फटाफट से, 2 मिनट में क्या पता हो जाए। तो क्या करते हैं, हम उन सभी रेक्टेंगल्स का एरिया निकाल के ऐड कर देते हैं। चलो देखते हैं। पहले सबसे पहले चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट असल में है क्या। तो ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है इसे कहा जाता है, ये लेंथ है, ठीक है, और इसे कहा जाता है ये ब्रेड्थ है। और जो ये सीधी खड़ी लाइन है इन्हें कहा जाता है कि ये क्या है, ये इस क्यूबॉइड की हाइट है। ठीक है, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट अब आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए आपसे मेरा पहला सवाल है कि एक दीवार आगे है और एक दीवार पीछे है, तो इन आगे और पीछे वाली दीवारों के पास कौन कौन से डायमेंशंस हैं? ध्यान से देखिए, आगे वाली दीवार और पीछे वाली दीवार के पास कौन कौन से डायमेंशंस हैं? मैम एक तो आपने ये खींचा है, एक तो ये लंबी सी लाइन जिसको हम क्या कहते हैं, लेंथ, लेंथ, और ये जो ऊपर को जा रही है इसको क्या कहते हैं, हाइट, हाइट। ठीक है, लंबी लेंथ सबसे लंबी प्लस होगी हाइट। वो लेंथ होती है, ऊपर को जाती है वो हाइट होती है, जैसे साइड साइड में होती है वो ब्रेड्थ होती है। तो सामने वाले के पास भी लेंथ और हाइट है, पीछे वाले के पास भी लेंथ और हाइट है। तो इसका मतलब 2 रेक्टेंगल यहाँ पर ऐसे हैं जिनका एरिया लेंथ इंटू हाइट होगा। 2 रेक्टेंगल्स ऐसे जिनका एरिया होगा लेंथ इंटू हाइट। तो इसको मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगी। 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि 2 रेक्टेंगल थे जिनके पास लेंथ भी थी, हाइट भी थी। अब बात करें अगर हम अगल बगल वाले, जैसे कि ये वाले जो कि इधर उधर बने हुए हैं, एक इस तरफ को लेफ्ट और एक इस तरफ को राइट, इनके पास कौन कौन से डायमेंशंस हैं ब्लू कलर वालों के पास? ये क्या है? ब्रेड्थ। और ये क्या है? हाइट। 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 तो जो अगल बगल वाले रेक्टेंगल्स हैं उनके पास क्या होगा? उनके पास एक तो ब्रेड्थ होगी और एक हाइट होगी। तो इसमें हम लिखेंगे कि इनका एरिया हो जाएगा 2 इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, क्योंकि ये भी 2 है। अब बात करें ऊपर नीचे वाले की, वही बचते हैं, फटाफट से इसको देख लेते हैं फिर करेंगे क्लास को एंड, और इसके बाद अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अच्छा ऊपर नीचे तो हो गए शायद, नहीं ऊपर नीचे रहते हैं, आगे पीछे वाले हो गए हैं, दाएं बाएं हो गए हैं। अब बात करते हैं ऊपर नीचे की। तो ऊपर और नीचे वाले के पास क्या क्या है जो आपको नजर आ रहा है? चलो
चलो मैं बता देती हूँ। इसके पास एक तो लेंथ है और दूसरे देखे तो ये ब्रेड्थ है, ठीक है, लेंथ और ब्रेड्थ है, ये भी दो थे तो इसको भी हम लिखेंगे 2। अब हमने इन सभी एरियाज को आपस में ऐड कर दिया तो हमारे पास एरिया ऑफ क्यूबॉइड खुद ब खुद आ जाएगा। इस चीज को हम दोबारा नहीं अब समझेंगे, हमने इस क्लास में कर लिया है, ठीक है, कि कैसे कैसे कौन कौन से रेक्टेंगल है। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे, 2 आ जाएगा कॉमन और अंदर बच जाएगा LB प्लस BH प्लस बी HL और प्लस ये बी एच आपका, प्लस एच एल। हाँ, और ये आपका बन जाएगा एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। तो अभी हमने इनके एरिया सीख लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्यूबॉइड के जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है वो सीखेंगे और उसके बाद जो है वो आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के आपके मन में कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए, लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। बाय मैम। बाय बाय।